दोस्तों, आनंद सैनी जी के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वह है 1857 की क्रांति और उसके कारण पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखो, 1857 की क्रांति ये आज अपने टॉपिक रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि अगर भारतीय विद्वानों के अनुसार माने तो ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जबकि ब्रिटिश विद्वानों के अनुसार माने तो अलग अलग परिभाषा दी। किसी ने इसको सिर्फ सैनिक विद्रोह बताया, किसी ने सभ्यता और बर्बरता के मध्य विद्रोह बताया, किसी ने यूरोपियन और भारतीयों के मध्य विद्रोह बताया। अलग अलग यहाँ पर परिभाषाएं दी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1857 की क्रांति के आखिर क्या क्या कारण थे। क्योंकि अंग्रेजों के सामने भारतीय टिक नहीं पाते थे, आंख से आंख नहीं मिला पाते थे, सामने ढंग से देख भी नहीं पाते थे, डर लगता था। लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए, तो इन पर आप आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको क्रांति के कारणों की चर्चा कर देता हूँ। कारण देखो, कई स्टूडेंट इस बात को मानते हैं कि सब 1857 की क्रांति का जो सिर्फ एक ही कारण था, वो भी गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। देखो दोस्तों, ऐसा कुछ कारण नहीं था। यहाँ पर कारण एक नहीं कई थे, 5-7 कारण थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कारण है, जैसे यहाँ पर राजनीतिक कारण, पहला कारण राजनीतिक कारण। दूसरा अगर अपन देखें तो यहाँ सामाजिक कारण। तीसरा अगर यहाँ देखें तो धार्मिक कारण। चौथा अगर यहाँ देखें तो आर्थिक कारण। पांचवा देखें तो यहाँ सैनिक कारण। और अगर छठा देखें तो अंत में आता है तात्कालिक कारण। ये सभी 1857 की क्रांति के कारण थे। अब इन पर एक एक पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे राजनीतिक कारण, यानी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या क्या थे। ठीक है, एक एक पर अपन डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था। राजनीतिक कारण, यहाँ देखो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ समय समय पर जब गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए, तो अलग अलग गवर्नर जनरल ने अलग अलग नीति अपनाई, और यही राजनीतिक कारण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सबसे पहले अगर अपने यहाँ बात करें, नंबर 1, आपने नाम सुना होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम सुना होगा? लॉर्ड डलहौजी। और एक आपने नाम सुना होगा लॉर्ड वेलेस्ली। कौन सी? लॉर्ड वेलेस्ली। तो सबसे पहले यहाँ जो ये आता है वो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि जब गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली भारत आए, तो इन्होंने क्या किया कि तात्कालिक हालात को देखते हुए देशी रियासतों के साथ एक सहायक संधि नीति शुरू की। यानी कि जो देशी रियासतों के राजा थे, उन सब के साथ इस प्रकार का माहौल बना दिया कि प्रत्येक राजा को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। अगर कोई राजा अंग्रेजों से संधि नहीं करता तो अकेला सा पड़ जाता, उसके साथ भेदभाव होने लगता। ठीक है, उस पर न जाने कब आक्रमण हो जाए, ये डर सताता रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर हालात इस प्रकार के बना दिए कि प्रत्येक देशी रियासत को अंग्रेजों के साथ क्या करनी पड़ी? सहायक संधि करनी पड़ी। यहाँ मैं बता दूं दोस्तों, हालांकि सहायक संधि कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी, लेकिन ये जो सहायक संधि की लॉर्ड वेलेस्ली ने, कठोर सहायक संधि थी, और इतनी कठोर सहायक संधि थी कि देशी रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधि भी कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी ये अंग्रेजों के
विरोधी बन गए। आखिरकार क्या क्या शर्तें थी संधि में, क्यों अंग्रेजों के विरोधी बने? तो देखो यहां मैं बता दूं, पहली शर्त, संधि की शर्त की बात करें तो यहाँ पहली शर्त ये थी कि प्रत्येक देशी रियासत के राजा को, प्रत्येक देशी रियासत के राजा को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रखनी होगी। प्रत्येक देशी रियासत के राजा को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रखनी होगी। उस टुकड़ी का पूरा खर्चा राजा उठाएगा। वो टुकड़ी सिर्फ अंग्रेजों के लड़ने के काम आएगी, राजा उस टुकड़ी का उपयोग नहीं कर सकता। अगर राजा को जरूरत पड़ती है सेना की तो अतिरिक्त व्यय करके, यानी अतिरिक्त पैसे देकर उस टुकड़ी का उपयोग कर सकता है, या उस टुकड़ी को काम में ले सकता है। मतलब खर्चा पूरा राजा उठा रहा है, खर्चा तो राजा उठा रहा है और काम किसके आ रही है? अंग्रेजों के। बोलो कठिन है या नहीं है? दूसरी बात यहां पर दूसरा ये था संधि की शर्त में, नंबर 2 पे ये था कि अगर दो देशी रियासतों के मध्य संधि होती है, अगर दो देशी रियासतों के मध्य संधि होती है तो मध्यस्थता अंग्रेज करेंगे, यानी अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही दो देशी रियासतों के मध्य संधि हो सकती है कठिन। तीसरी शर्त यहां यह थी कि कोई भी देशी रियासत का राजा अपने राज्य में अंग्रेजों के अलावा अन्य किसी विदेशी शक्ति को शरण नहीं देगा, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, अंग्रेजों को ही शरण दी जाएगी। अंग्रेजों के अलावा कोई भी देशी रियासत का राजा अपने यहाँ अन्य किसी यूरोपियन या विदेशी को शरण नहीं दे सकता। और आखिरकार ये तीनों शर्तें बहुत कठोर थी। यही वजह थी कि देशी रियासतों के राजा अंग्रेजों के विरोधी हो गए। अब आप बोल साहब संधि क्यों की? अरे संधि इसलिए की कि उस समय हालात इस प्रकार से बना दिए थे कि संधि करने के लिए बाध्य हो गए सभी। ठीक है, अच्छा 1857 की क्रांति का दूसरा अगर कारण कहे और राजनीतिक कारण है तो नंबर 2 पे यानी बी नंबर पे एक गवर्नर जनरल आया था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, देखो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने जो नीति अपनाई थी उसका नाम था हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई रियासतों के साथ? हड़प नीति। यानी कि यहाँ जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी उनको हड़पना शुरू कर दिया। कोई ना कोई कारण जरूर बताता था, कारण के अलावा ऐसे नहीं कि चाहे जैसे हड़प लिया, कारण वो करके और फिर हड़प लिया जाता था। यहाँ पर हड़प नीति के तहत यहाँ चर्चा करें तो सबसे पहले 1848 में यहाँ सतारा को हड़पा। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में किसको हड़पा? सतारा को। 1849 जैतपुर और संभलपुर को हड़पा। 1850 उदयपुर और बाघाट को हड़पा। 1852 नागपुर को हड़पा। 1852 में किसको हड़पा? नागपुर को। 1853 झांसी को हड़पा। 1853 में किसको हड़पा? झांसी को। 1856 अवध को हड़पा। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाते हुए 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर संबलपुर को, 1850 में उदयपुर बाघाट को, 1852 में नागपुर को
और 1853 में झांसी को और 1856 में अवध को। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि झांसी को जो हड़पा था, झांसी, यहाँ पर जो झांसी को हड़पा था ये गोद निषेध प्रथा के तहत होता। कौन सी प्रथा? गोद निषेध, गोद निषेध प्रथा। झांसी को गोद निषेध प्रथा के तहत हड़पा, यानी कि अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है तो उस राजा की रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य या अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली जाएगी। कोई भी राजा दत्तक पुत्र या गोद पुत्र नहीं ले सकता है, ठीक है। यानी डॉक्ट्रिन लेफ्ट प्रणाली। देखो कई बार प्रश्न अंग्रेजी में भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर गोद निषेध प्रथा को बोला जाता है डॉक्ट्रिन लेफ्ट। डॉक्ट्रिन लेफ्ट प्रथा के तहत कौन सी रियासत को हड़पा? झांसी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें अवध को कि अवध को किस प्रथा के तहत हड़पा, तो यहाँ पर अवध के शासक पर कुशासन का आरोप लगा दिया। सब किसका आरोप लगा दिया? कुशासन। यानी यहाँ बेगम हजरत महल थी और झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी में लक्ष्मीबाई और अवध में बेगम हजरत महल। तो यहाँ पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया, जबकि झांसी को गोद निषेध प्रथा के तहत हड़पा और अन्य रियासतों को जब हड़पा तो जितनी भी देशी रियासतों के यानी कि राजा थे ये अंग्रेजों के क्या हो गए? विरोधी। तो दोस्तों ये दोनों कारण थे 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, यानी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की प्राप्ति, ठीक है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण। देखो समाज अंग्रेजों से डरता था, फिर भी उसके बावजूद ऐसी कौन सी गलती की या कौन सा कारण था या कौन सी प्रथा की समाप्ति या शुरू करना था जिनके कारण अंग्रेजों का विरोधी हो गया समाज, ठीक है। इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सामाजिक कारण की बात करें तो दो प्रथाएं ऐसी है जो अंग्रेजों ने बंद की और यही बना यानी कि सामाजिक कारण। देखो क्रांति का सामाजिक कारण। क्रांति का अगर सामाजिक कारण की बात करें तो सबसे पहले नाम में आता है नंबर 1 सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक 1829। दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊं कि ब्रिटिश सरकार ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। किस पर रोक लगा दी? सती प्रथा पर। इस समय जो अंग्रेज यानी गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड, क्या नाम था बताओ, यानी कि इस समय जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, और विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। मैं यहाँ ये बता दूं कि हमारे समाज में पति के मरने के बाद पत्नी उन्हीं के साथ जीवित सती होती थी। ये प्रथा बहुत पुरानी चली आ रही है, लेकिन यहाँ पर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई। अब देखो जो हमारी प्रथा चली आ रही है इस पर अगर रोक लगेगी तो बताओ यहाँ पर समाज विरोध में आएगा? बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ पर समाज अंग्रेजों के विरोध में आ गया, ठीक है। चारों ओर विरोध किया गया ब्रिटिश सरकार का। दूसरा यहाँ जो कारण है सामाजिक वो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956। देखो दोस्तों यहाँ जब हिंदू औरत विधवा हो जाती थी तो उसकी दूसरी शादी नहीं होती थी, उनको भूतनी चुड़ैल डाकन समझ के भगा दिया जाता था। लेकिन यहाँ ब्रिटिश सरकार ने 1856 में अधिनियम पारित किया हिंदू विधवा यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कोई भी विधवा है तो वो दूसरी शादी कर सकती है, और यही कारण है कि समाज ने अंग्रेजों का विरोध किया और 1857 की क्रांति का एक सामाजिक कारण बना, ठीक है। तीसरा जो कारण है 1857 की क्रांति का वो है आर्थिक कारण।
कौन सा कारण है? आर्थिक कारण। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं आपको, आर्थिक नाम से भी पता लग जाएगा। देखो आर्थिक कारण की अगर बात करूँ मैं आप से, तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार भेदभाव करती थी। जितनी भी बड़ी बड़ी नौकरियां होती थी उन पर अंग्रेजों की नियुक्ति की जाती थी, जबकि 4th क्लास और छोटी नौकरियों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी। और साथ ही साथ अंग्रेजों को अधिक वेतन दिया जाता था, जबकि भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था। तो यानी आर्थिक प्रकार से शोषण किया जाता था। ठीक है, आर्थिक कारण के बाद अगर मैं यहाँ पर धार्मिक कारण की बात करूँ, धार्मिक कारण, तो यहाँ मैं बताऊँ दोस्तों कि अंग्रेज है ना, जो ईसाई धर्म को तो श्रेष्ठ समझते थे, जबकि भारतीय धर्म को या हिंदू धर्म को निम्न समझते थे। अंग्रेज ईसाई धर्म को श्रेष्ठ समझते थे, जबकि हिंदू धर्म को निम्न समझते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्थिक कारण के बाद धार्मिक कारण भी हो गया। यहाँ देखो नेक्स्ट जो कारण है वो है सैनिक कारण। क्या? सैनिक कारण। देखो अब यहाँ मैं बताऊँ आपको कि एक बात बताओ, सेना तो अंग्रेजों की थी, भारतीय सैनिक जो सेना में भर्ती हुए थे तो वो सेना अंग्रेजों की हो गई, लेकिन आखिरकार सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्यों? तो दोस्तों यहाँ मैं बताऊं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियम पारित किया गया कि किसी भी भारतीय सैनिक को विदेशों में लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, पर अगर किसी भारतीय को विदेश में लड़ने भेजा जाएगा तो उसको अतिरिक्त वेतन भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसी समय समाज ने निर्णय लिया, फैसला लिया कि अगर कोई भी सैनिक, हिंदू सैनिक अंग्रेजों की ओर से लड़ने विदेश जाता है तो उसको भारतीय समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा, यानी हिंदू समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब उस समय सैनिकों ने सोचा कि कोई बात नहीं, पैसे है तो सब कुछ है, समाज तो अपने आप ले लेगा अपन को। तो यहाँ पर समाज की परवाह न करते हुए और कहाँ चले गए, समाज की परवाह न करते हुए और अफगानिस्तान की ओर, यानी अफगानिस्तान में अंग्रेजों की ओर से लड़ने चले गए। अब वो लड़के आ गए, आने के बाद यहाँ इंतजार करते रहे किसका? वेतन का, और इधर भारतीयों ने उनको अपने समाज से निष्कासित कर दिया, यानी अतिरिक्त वेतन भत्ते आने का इंतजार करते रहे, समाज से भी दूर हो गए और उधर से भी वेतन भी नहीं आया। तो यही है कि आखिरकार सैनिकों ने अंग्रेजों का विरोध किया और ये सैनिक कारण बना। ठीक है, अगर अपनी यहाँ बात करें तात्कालिक कारण, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। देखो दोस्तों, पहले सैनिकों को लड़ने के लिए एक बंदूक दी जाती थी, कौन सी? ब्राउन बेस बंदूक, ब्राउन बेस बंदूक दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर जनवरी 1857 में घोषणा की गई, जनवरी 1857 में घोषणा की गई कि अब सैनिकों को लड़ने के लिए ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी जाएगी। ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर क्या दी जाएगी? एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल दी जाएगी। ठीक है, अब सैनिकों को ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर क्या दी जाएगी? एनफील्ड राइफल दी जाएगी। और इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस काम आएगा उसको अपने मुंह से काटना पड़ेगा, ये घोषणा कर दी। ठीक है, यहां पर फरवरी 1857 में किसी ने अफवाह फैलाई। क्या अफवाह फैलाई? कि ये जो राइफल है, एनफील्ड राइफल में जो काम आने वाला जो कारतूस है, एनफील्ड राइफल में काम आने वाला जो कारतूस है वो गाय और सुअर की चर्बी का बना है। अब देखो दोस्तों, इधर अफवाह फैल गई कि गाय और सुअर की चर्बी का बना हुआ है ये कारतूस और इसी को मुंह से काटना पड़ेगा। तो हिंदुओं के लिए पवित्र गाय और मुसलमानों के लिए पवित्र सुअर। जिस प्रकार हिंदुओं के लिए गाय पवित्र, उसी प्रकार मुसलमानों के लिए सुअर। तो यहाँ पर सैनिकों में एकदम अलग सा महसूस हो गया कि यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ। तो सबसे पहले जब यहाँ ये अफवाह फैली तो बात आती है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर अपन आगे चर्चा करें तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी की बात है। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर
छावनी। ये बैरकपुर छावनी है ना, ये कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल। बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया और इस छावनी का सैनिक था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। ये जो मंगल पांडे था, ये बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। 34वीं टुकड़ी थी, बटालियन थी, उसके सैनिक थे और इसने विद्रोह कर दिया। ठीक है। अब मंगल पांडे ने विद्रोह क्या किया कि यहाँ पर इसने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी और कई अंग्रेज अधिकारियों को घायल कर दिया। ठीक है। इसके बाद मंगल पांडे ने यहाँ आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर मंगल पांडे पकड़ा गया। मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया और इनको 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। किस पर लटका दिया? फांसी पर लटका दिया। ठीक है। बाकी चर्चा पर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।